नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछली 2 कक्षाओं में मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। हमने जो रावल रतन सिंह के बाद जो सिसोदिया शाखा प्रारंभ होती है उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो हम पिछला जो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हम कहाँ पढ़ रहे थे। देखिएगा, हमने पढ़ा था जो रावल रतन सिंह है, रावल रतन सिंह, ये जो है ये रावल शाखा के अंतिम शासक थे। रावल रतन सिंह रावल शाखा के क्या थे? ये अंतिम शासक थे। रावल शाखा के अंतिम शासक। देखो क्या होता है इनके शासनकाल के दौरान, क्या होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, दुर्ग को अपने अधीन कर लेता है और उसका नाम क्या कर देता है, खिजराबाद कर देता है। ये हमने बात कर ली थी। उसके बाद देखो क्या होता है कि अपने पुत्र खिजर खां को क्या करता है, वो दुर्ग सौंप देता है। और खिजर खां फिर किसको देता है? खिजर खां मुछला मालदेव को देता है। और मुछला मालदेव अपना जो पुत्र है बनवीर सोनगरा को वो दुर्ग सौंप देता है। यानी किसको सौंप देता है? बनवीर सोनगरा को ये दुर्ग सौंप दिया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है, देखो बनवीर सोनगरा, इधर एक गांव था जो हमने पढ़ा था, सिसोदा गांव। कौन सा गांव? सिसोदा गांव। यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरि सिंह का पुत्र था जिसका नाम था हमीर। अरि सिंह का पुत्र हमीर यहां से संघर्ष करता है और ये क्या करता है, इस सोनगरा को यहां यानी बनवीर सोनगरा को हरा कर क्या करता है, चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेता है। क्योंकि ये कहां से आया था? ये कहां से आया था? सिसोदा गांव से आया था। इसलिए यहां से एक नई शाखा प्रारंभ हो जाती है। कौन सी शाखा? सिसोदिया वंश प्रारंभ हो जाता है, सिसोदिया वंश। और यहां से ही ये राजा बनता है और क्या लगाता है, राणा हमीर। यानी यहां से जिस प्रकार से यहाँ जो रावल शाखा का अंत हो गया था, यहाँ किसकी शाखा, कौन सी शाखा प्रारंभ होती है? राणा या महाराणा शाखा का क्या होता है, प्रारंभ होता है। और कौन सा वंश? जो गुहिल वंश चल रहा था, गुहिल वंश से इसका नाम क्या हो जाता है, सिसोदिया वंश से इसका नाम हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि जो राणा हमीर है, इसके पुत्र थे राणा क्षेत्र सिंह। राणा हमीर के पुत्र कौन थे? राणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह जो है, इनकी देखो मैंने बताया था, इसकी जो मुख्य जो घटना है, मुख्य घटना कौन सा है, इनके शासनकाल से क्या होता है, मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ होता है, जो आगे तक चलेगा। मेवाड़ मालवा संघर्ष, यानी मेवाड़ मालवा संघर्ष के जो बीज बोए गए थे, किसके शासनकाल में बोए गए थे? राणा क्षेत्र सिंह के शासनकाल में। किसके द्वारा बोए गए थे? राणा क्षेत्र सिंह के द्वारा ही मेवाड़ मालवा संघर्ष के बीज बोए गए थे। और देखिएगा, इनकी एक दासी थी क्षेत्र सिंह की, जिसका नाम था खातिन। राणा क्षेत्र सिंह की एक दासी थी, इसका क्या नाम था? खातिन। खातिन के 2 पुत्र थे, एक का नाम था चाचा और दूसरे का नाम था मेरा। खातिन किसकी दासी थी? राणा क्षेत्र सिंह की दासी थी, जिसके कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, चाचा और मेरा। आगे ध्यान रखिएगा, आगे ये आएंगे, ये क्या करेंगे, राणा मोकल की क्या करेंगे, हत्या करेंगे। इसलिए याद रखिएगा, चाचा और मेरा कौन थे? ये 2 दासी पुत्र थे। किसके पुत्र थे? ये खातिन के पुत्र थे। और खातिन किसकी दासी थी? राणा क्षेत्र सिंह की दासी थी। इसके बाद देखो, क्षेत्र सिंह के बाद जो राजा बनते, वो बनते राणा लाखा। राणा लाखा क्या होते हैं, क्षेत्र सिंह के बाद राजा बनते हैं। और इनके शासनकाल की मुख्य घटना मैंने बताई थी, एक तो कौन सी थी, जावर की खान। जावर की खान इन्हीं के शासनकाल के दौरान खोजी गई थी। इसलिए इस इनके दौरान जो मेवाड़ की जो आर्थिक स्थिति थी, वो क्या हो गई, मजबूत हो गई। इसलिए उन्होंने जो माफ कीजिएगा, जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने जो मंदिर तोड़े थे, उनका जो पुनर्निर्माण किसने कराया था? राणा लाखा ने कराया था। और क्या हुआ था यहाँ पर, इन्होंने क्या किया था, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनवाया था। और पिछोला झील जो है, पिछोला झील का निर्माण भी राणा लाखा के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, तो प्रमुख घटनाएं राणा लाखा की कौन सी हो गई? एक तो जावर की खान, एक पिछोला झील का निर्माण और एक नटनी का चबूतरा भी किसने बनाया था? राणा लाखा ने बनाया था। इसके आगे जो हमने देखा था वो क्या था, देखो इस प्रकार से एक राज्य है जिसका नाम है मेवाड़। और मेवाड़ के राजा कौन है? राणा लाखा। मेवाड़ के राजा कौन है? राणा लाखा। लाखा के देखो 2 पुत्र थे, एक का नाम था राणा चुंडा और दूसरा था राघव देव।
राघव देव। ध्यान दीजिएगा, ये राघव देव है, राघव चेतन नहीं है। राघव चेतन क्या थे? रावल रतन सिंह के शासनकाल के दौरान क्या थे? एक तांत्रिक थे। तो राघव देव है, राघव चेतन नहीं है। तो जो राणा लाखा है, इसके दो पुत्र थे, एक तो था राणा चुंडा और एक कौन था? राघव देव। इसी प्रकार से इधर एक राज्य है जिसका नाम है मारवाड़। मारवाड़ के शासक कौन है? राव चुंडा। ध्यान दीजिएगा, ये राव चुंडा है, ये कौन सा है? राणा चुंडा है। राव चुंडा और राणा चुंडा। देखो, जो राव चुंडा है, इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रणमल, और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हंसाबाई। ये पहले अपन पढ़ चुके हैं। राव चुंडा का जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका क्या नाम था? रणमल, और इसकी एक पुत्री थी, कौन सी थी? हंसाबाई। यानी रणमल की बहन कौन सी होगी? हंसाबाई होगी। उसी प्रकार से जो राणा लाखा है, राणा लाखा का बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र कौन है? राणा चुंडा, और छोटा पुत्र कौन है? राघव देव। अब देखिएगा, राव चुंडा जो है, इसकी एक दूसरी रानी थी जिसका नाम था किशोरी देवी। किशोरी देवी। किशोरी देवी का एक पुत्र था जिसका नाम था कान्हा। जिसका पुत्र क्या नाम था? कान्हा। कान्हा रणमल से क्या था? छोटा था। अब क्या होता है कि ये जो किशोरी देवी है, ये क्या करती है? राव चुंडा पर क्या करती है? दबाव बनाती है कि जो कान्हा है, कान्हा को मारवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए। तो राव चुंडा जो है, इस किशोरी देवी के दबाव में आकर क्या करता है? कान्हा को क्या करता है? मारवाड़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है, और रणमल को क्या करता है? मारवाड़ से निष्कासित कर देता है, यानी इसको राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है। जब रणमल को क्या किया जाता है? मारवाड़ से बाहर निकाल दिया जाता है, तो ये रणमल क्या करता है? अपनी बहन हंसाबाई को लेकर कहां आ जाता है? मेवाड़ आ जाता है। रणमल अपनी बहन हंसाबाई को लेकर कहां आ जाता है? मेवाड़ आ जाता है। अब देखिएगा आगे, यहां क्या होता है? यहां आकर रणमल क्या करता है? अपनी बहन का विवाह किसके साथ करवाना चाहता है? राणा चुंडा के साथ करवाना चाहता है। समझिएगा, रणमल मेवाड़ में आता है और अपनी बहन का विवाह किसके साथ कराना चाहता है? राणा चुंडा के साथ करवाना चाहता है। तो ये क्या करता है? दरबार में नारियल भिजवाता है। उस दौरान दरबार में क्या होता है? राणा चुंडा उपस्थित नहीं होते हैं, और दुर्भाग्यवश ये नारियल किसको दे दिया जाता है? राणा लाखा के हाथ में दे दिया जाता है। राणा लाखा की उस वक्त उम्र बहुत ज्यादा थी, यानी ये वृद्ध अवस्था में थे। तो ये कहते हैं कि मेरे साथ बुढ़ापे में ये मजाक किसने किया? ये भी क्या मेरे कोई शादी की उम्र है क्या? तो रणमल कहता है कि महाराज, मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ नहीं, मैं आपके ज्येष्ठ पुत्र राणा चुंडा के साथ मेरी बहन हंसाबाई का विवाह करवाने आया हूं। इसी दौरान क्या होता है? दरबार में राणा चुंडा आ जाता है और कहता है कि जो नारियल है सबसे पहले पिताजी के हाथ में दिया गया, इसलिए विवाह तो पिताजी ही करेंगे। लेकिन रणमल कहता है कि मैं मेरी बहन का विवाह आपके साथ करवाना चाहता हूं, आपके पिताजी के साथ नहीं करवाना चाहता हूं। लेकिन राणा चुंडा कहता है कि नहीं, मैं ये विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि नारियल जो है ये पिताजी के हाथ में दिया गया था, इसलिए विवाह तो पिताजी ही करेंगे। अब क्या होता है? रणमल क्या करता है? एक शर्त रखता है कि एक ही शर्त पर मैं अपनी बहन का विवाह राणा लाखा के साथ कराऊंगा। तो ये शर्त रखता है कि मैं इसी शर्त पर विवाह कराऊंगा कि जब हंसाबाई से जो पुत्र होगा वो क्या होगा? मेवाड़ का अगर उत्तराधिकारी अगर उसको नियुक्त किया जाए, यानी होने वाला राजा जो है, अगर हंसाबाई से जो पुत्र होगा, अगर उसको अगर मेवाड़ का राजा बनाया जाता है, तो ही मैं अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ कराऊंगा? राणा लाखा के साथ करवाऊंगा। तो इस दौरान क्या होता है? जो राणा चुंडा है ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा वो ही मेवाड़ का शासक बनेगा, मैं मेवाड़ का शासक नहीं बनूंगा। देखिएगा, इस प्रकार की जो प्रतिज्ञा जो है महाभारत काल के अंदर भीष्म ने ली थी कि मैं राजा नहीं बनूंगा, इस प्रकार की प्रतिज्ञा किसने ली थी? भीष्म ने ली थी। इसलिए जो राणा चुंडा है इसको क्या कहा जाता है? मेवाड़ का भीष्म भी कहा जाता है। याद रखिएगा, मेवाड़ का भीष्म। मेवाड़ का भीष्म किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि कई बार ये ऑप्शन आ जाता है राव चुंडा। ठीक है, राव चुंडा नहीं है, राणा चुंडा है। मेवाड़ का भीष्म किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को कहा जाता है। अब देखिएगा आगे की क्या कहानी होती है। हंसाबाई का विवाह किसके साथ हो जाता है? राणा लाखा के साथ हो जाता है। और इनका जो एक पुत्र होता है राणा लाखा और हंसा देवी से जो पुत्र होता है उसका नाम था मोकल। तो आगे जो हम पढ़ेंगे बात करेंगे राणा मोकल के बारे में। राणा मोकल, इनका जो शासन काल मिलता है वो मिलता है 1421 से 1433। देखिएगा, इनके पिता कौन थे? इनके पिता थे राणा लाखा। इनकी जो माता थी, माता कौन थी? माता थी हंसा देवी।
माता कौन थी? हंसा देवी। अब देखिएगा शासक कौन बन जाता है? राणा मोकल बन जाता है। और जो राणा चुंडा है, अब देखिएगा आगे, राणा चुंडा, राणा चुंडा को क्या मिलता है? राणा चुंडा को देखो, मेवाड़ की जो 16 श्रेणियों की जो प्रथम जागीरें थी, उनमें से या जो प्रथम इसके जो क्षेत्र थे, 16 जो प्रथम श्रेणी के जो क्षेत्र थे, या यूं कह सकते हैं कि प्रथम 16 प्रकार की जो इनकी जो छोटी मोटी जो रियासतें थी, उनमें से जो 6 रियासतें जो है, ये माफ कीजिएगा 3 रियासतें हैं जो ये किसको दे दी जाती है? राणा चुंडा को दे दी जाती है। किसको दे दी जाती है? राणा चुंडा को दे दी जाती है। उनमें से एक क्षेत्र था सलुम्बर। कौन सा क्षेत्र था? सलुम्बर। यानी जो राणा चुंडा है ये क्या होता है? सलुम्बर का क्या बन जाता है? सामंत बन जाता है। सलुम्बर का क्या बन जाता है? सामंत बन जाता है। और इसके तहत इस राणा चुंडा को जो है विभिन्न अधिकार दिए गए थे कि जब अगर मान लो कि जो चित्तौड़गढ़ जो क्षेत्र है, यानी जो राजधानी है मेवाड़ की, अगर महाराणा कहीं जाता है तो उसका जो उत्तराधिकारी होगा, यानी उस दौरान जो शासन जो संभालेगा, कौन संभालेगा? सलुम्बर का जो सामंत होगा वही संभालेगा। यानी महाराज अगर जो चित्तौड़ जो वर्तमान में मेवाड़ की क्या है? राजधानी है, अगर किसी कारणवश जो राजा है अगर वो क्या होता है? राजधानी से बाहर जाता है, तो उनकी अनुपस्थिति में जो शासन संभालेगा, कौन संभालेगा? राणा चुंडा, यानी जो सलुम्बर का जो सामंत होगा वो संभालेगा। इसके अलावा अगर किसी प्रकार का अगर कोई आदेश अगर पारित किया जाता है या आदेश कोई अगर पास होता है, तो उसमें जब तक जो सलुम्बर का जो सामंत है, जब तक वो अपने हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक वो आदेश मान्य नहीं होगा। तीसरी जो शर्त इसके अंदर ये थी कि जब भी मेवाड़ का जो राज तिलक होगा, राज तिलक कौन करेगा? सलुम्बर का सामंत ही क्या करेगा? राज तिलक करेगा। इस प्रकार से क्या होता है कि जो राणा मोकल है, राणा लाखा क्या करते हैं? राणा मोकल का जो संरक्षक है वो किसको नियुक्त कर देते हैं? इनका जो संरक्षक है किसको नियुक्त किया जाता है? राणा चुंडा को। राणा चुंडा को जो है क्या किया जाता है? राणा मोकल का क्या नियुक्त कर दिया जाता है? संरक्षक नियुक्त कर दिया जाता है। अब आगे क्या होता है देखिएगा, राजा कौन बन गए? राणा मोकल बन गए। कौन थे ये? राणा लाखा के पुत्र थे। इनकी माता की क्या नाम था? हंसा देवी। इनका जो संरक्षक बनाया गया, किसको बनाया गया? राणा चुंडा को इनका संरक्षक बनाया जाता है। लेकिन होता क्या है, जो हंसा देवी है, हंसा देवी क्या करती है? इस राणा चुंडा को शक की निगाह से देखती थी, यानी अविश्वास की निगाहों से देखती थी कि इनको ये शक था कि कहीं ये राज्य के लालच में मेरे पुत्र मोकल की हत्या ना कर दी। इसलिए ये क्या करती है? राणा चुंडा को क्या करती है? राज्य से बाहर निकाल देती है। और ये कहां चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं या मालवा के चले जाते हैं। मालवा का उस दौरान शासक कौन थे? होसिंग शाह। होसिंग शाह। मालवा के शासक कौन थे उस दौरान? होसिंग शाह। अब देखो, एक तो इन्होंने क्या किया? राज्य छोड़ दिया था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म कहते हैं। और इस प्रकार से जंगल में राज्य छोड़कर कौन गए थे? राम छोड़कर गए थे, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मेवाड़ का राम भी कहा जाता है। मेवाड़ का राम। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ का राम और मेवाड़ के भीष्म किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को कहा जाता है। मेवाड़ का राम और मेवाड़ का भीष्म जो है किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को कहा जाता है। ये कहां चले जाते हैं? मालवा चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हंसा देवी जो है इनको शक की निगाहों से देखती थी। हंसा देवी को इस प्रकार का शक था कि ये कहीं राज्य के लालच में मेरे पुत्र मोकल की हत्या ना कर दे। ठीक है, अब देखिएगा मोकल की जो प्रमुख उपलब्धियां हैं ये हम देखते हैं। देखो, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उनमें एक मंदिर बन रखा था, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। मोकल ने क्या किया था? इस त्रिभुवन नारायण का क्या कराया? मंदिर का क्या कराया था? पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण करवाया था। और इसका नाम क्या रख दिया था? समिदेश्वर मंदिर रख दिया था। समिदेश्वर मंदिर। ठीक है, तो एक तो याद ये रखिएगा कि राणा मोकल ने जो है त्रिभुवन नारायण मंदिर, इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? भोज परमार ने करवाया था। किसने करवाया था? भोज परमार ने। ठीक है, लेकिन इसका जो पुनर्निर्माण कराया था, त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो किसने कराया था? राणा मोकल ने। और उसका नाम क्या रख दिया था? समिदेश्वर मंदिर रख दिया था। क्या नाम रख दिया था? तो क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राणा मोकल ने करवाया था। समिदेश्वर अगर शब्द आएगा तो आपको क्या लेना है? आंसर क्या हो जाएगा? राणा मोकल। चित्तौड़ के समिदेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राणा मोकल ने करवाया था। क्योंकि देखो, मोकल ने निर्माण करवाया था इसलिए इसको मोकल मंदिर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोकल मंदिर भी
कहा जाता है। पहले इसका नाम क्या था? त्रिभुवन नारायण मंदिर था। और ये किसने बनवाया था? भोज परमार ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भोज परमार ने। इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का जो पुनः निर्माण है वो किसने कराया था? राणा मोकल ने करवाया था। और इन्होंने क्या किया? देखो जो एकलिंग नाथ जी है, एकलिंग नाथ जी के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। ये भी याद रखिएगा, एकलिंग नाथ जी के चारों ओर परकोटे का निर्माण। लिख लीजिएगा, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, लिख लीजिएगा आप। एकलिंग नाथ जी के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। एकलिंग नाथ जी के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। ठीक है, तो मोकल ने दो काम करवाए थे, एक तो समिधेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और एक एकलिंग नाथ जी के परकोटे का निर्माण करवाया। अब देखो एक घटना घटती है, इधर समझिएगा, यह है मेवाड़। अब क्या होता है कि जो मोकल जो है ये गुजरात एक सैनिक अभियान ले जाते हैं। कहां पर? गुजरात। गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह था उस दौरान। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोकल के समय या मोकल के समकालीन गुजरात का शासक कौन था? अहमद शाह था। कौन था? अहमद शाह। अब देखो यहां मेवाड़ से जो मोकल है क्या करते हैं? एक सैनिक अभियान भेजते हैं या ले जाते हैं। कहां ले जाते हैं? गुजरात ले जाते हैं। बीच में राजसमंद जो क्षेत्र है यहां पर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है झीलवाड़ा। झीलवाड़ा नाम का एक स्थान पड़ता है। यहां क्या होती है? एक बड़ा पेड़ था, बरगद का एक पेड़ था, जहां पर ये जो मोकल की जो सेना है यह क्या करती है? वहां पर विश्राम करती। उस दौरान क्या होता है? इसके साथ कौन होते हैं? सेना में कौन कौन होते हैं? एक तो होता चाचा, एक था मेरा और एक था मेहपा पवार। कौन कौन? चाचा, मेरा और मैंने अभी बताया था चाचा और मेरा कौन थे? ये जो राणा क्षेत्र सिंह है, राणा क्षेत्र सिंह की एक दासी थी खातिन, उसके पुत्र थे चाचा और मेरा। और एक कौन था? मेहपा पवार। ये क्या करते? तीनों मिलकर यहां पर क्या कर देते? झीलोड़ा नामक स्थान पर क्या कर देते? मोकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। झीलोड़ा नामक स्थान पर मोकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। उस दौरान मोकल का जो पुत्र था राणा कुंभा, वो भी साथ में था। मोकल का जो पुत्र कौन था? राणा कुंभा भी क्या था? साथ में था। समझिएगा, मेवाड़ से एक सैनिक अभियान जाता है। कहां जाता है? गुजरात जाता है। रास्ते में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? झीलवाड़ा। इस झीलवाड़ा स्थान पर जो क्या करती है, ये जो मोकल की जो सेना है ये क्या करती है? विश्राम करती है। इस दौरान रात्रि का समय देखकर चाचा, मेरा और मेहपा पवार ये क्या करते हैं? राणा मोकल की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। इस दौरान साथ में कौन था? राणा कुंभा भी था। और ये राणा कुंभा को भी क्या करना चाहते थे? मारना चाहते थे। इसलिए क्या होता है? राणा कुंभा यहां से भागकर, झीलवाड़ा से भागकर वापस कहां आ जाता है? मेवाड़ आ जाता है, यानी चित्तौड़ आ जाता है। राणा कुंभा भाग कर क्या हो जाता है? चित्तौड़ आ जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जो राजा बनता है कौन बनता है? राणा कुंभा बनता है। मोकल की क्या हो गई? हत्या हो गई। और अब राजा कौन बनेगा? राणा कुंभा बनेगा। देखिएगा, अब जो राजा बनते कौन बनते हैं? राणा कुंभा। मेवाड़ के जो अगले शासक होंगे वो कौन होंगे? राणा कुंभा। राणा कुंभा ये शासक रहते हैं 1433 से 1468 तक। 1433 से 1468 तक। देखो, अगर यूं के अगर सबसे ज्यादा अगर क्रांतिकारी अगर युग हम कहें तो सबसे ज्यादा अगर अच्छा अगर शासनकाल माना जाता तो किसका माना जाता है? राणा कुंभा का ही माना जाता है, जिनके शासनकाल के अंदर स्थापत्य कला और साहित्य में बहुत ज्यादा क्या हुआ? विकास और बहुत ज्यादा यहाँ पर स्थापत्य कला और साहित्य ने क्या की थी? उन्नति की थी। हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। अब देखिएगा, राजा कौन बन गए? राणा कुंभा। लेकिन जब राणा कुंभा जब शासक बनते मेवाड़ के, तो इनकी जो उम्र थी ये क्या थी? बहुत कम थी। देखो इनके बारे में देखते हैं, ये कौन थे? मोकल के क्या थे? पुत्र थे। मोकल के क्या थे? ये पुत्र थे, मोकल के पुत्र। अब देखिएगा, क्योंकि उम्र में क्या थे? बहुत छोटे थे। इनकी जो दादी थी, दादी कौन थी? हंसा देवी। हंसा देवी या हंसाबाई लिख सकते हैं। और देखो जो रणमल है, अब देखो रणमल कौन था? जो रणमल जो है ये किसका भाई था? हंसा देवी का भाई था। यानी ये क्या हो गए? मोकल का क्या हो गया? मामा हो गया। क्या हो गया? मामा। अब देखो राणा कुंभा से क्या इसका क्या संबंध होगा? यानी राणा कुंभा के लिए क्या हो जाएगा? अपने पिता का क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। पिता का क्या हो जाएगा? मामा। अब समझिएगा ध्यान से, राणा कुंभा क्या है? उम्र में बहुत छोटे हैं, इनको राजा बनाया जाता है। लेकिन जो मोकल है उनकी क्या हुई थी? हत्या हुई थी। इसलिए जो हंसा देवी है उसको डर रहता है कि कहीं राणा कुंभा की भी क्या कर दिया है? हत्या न कर दिया, क्योंकि ये इकलौता पुत्र था। कहीं मेवाड़ का जो अंतिम जो बीज है इनकी कहीं हत्या नहीं कर दी जाए। इसलिए क्या होता है कि ये जो हंसा देवी है ये क्या करती है? रणमल को क्या करती है?
इसका संरक्षक नियुक्त कर देती है। तो राणा कुंभा का जो संरक्षक थे वो कौन थे? रणमल थे। राणा कुंभा के जो संरक्षक थे कौन थे? रणमल, यानी रणमल को जो है राणा कुंभा का संरक्षक बनाया जाता है। अब देखिएगा प्रारंभिक संघर्ष जो क्या होता है। अब सबसे पहली जो चुनौती थी शासक बनने के बाद, यानी राजा बनने के बाद, राजा बनने के बाद जो कुंभा के सामने जो सबसे पहली चुनौती ये थी कि जो अपने जो पिता जो है उनके हत्यारों को सजा देना, यानी अपने पिता के जो हत्यारों को सजा देना। पिता के हत्यारे कौन थे? एक तो था चाचा, एक था मेरा और एक था मेहपा पंवार, मेहपा पंवार। तो राणा कुंभा क्या करता है? रणमल की सहायता से, रणमल की सहायता से चाचा और मेरा की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। लेकिन जो मेहपा पंवार है ये मेवाड़ से कहां भाग जाता है? मालवा भाग जाता है। कहां भाग जाता है? मालवा भाग जाता है। मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी। मालवा का जो शासक था कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट, यानी महमूद खिलजी प्रथम। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करते हैं राणा कुंभा, क्या करते हैं? रणमल की सहायता से चाचा मेरा की क्या कर देते हैं? हत्या करवा देते हैं, क्योंकि ये अपने इसके पिता के क्या थे? हत्यारे थे। और मेहपा पंवार वहां से भागकर कहां चला जाता है? मालवा चला जाता है। अब आगे की घटना देखिएगा, आगे क्या घटना घटती है देखिएगा। जो रणमल है, रणमल की एक दासी थी जिसका नाम था भारमली। रणमल की दासी थी जिसका क्या नाम था? भारमली। और रणमल का एक पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा, राव जोधा। रणमल की दासी का क्या नाम था? भारमली। और इसका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था? राव जोधा। अब देखिएगा राणा कुंभा के संरक्षक कौन है? रणमल है। यानी अब क्या होता है कि मेवाड़ के अंदर इस रणमल का क्या होता है? हस्तक्षेप क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। हस्तक्षेप क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो सरदार थे, कौन से सरदार थे? सिसोदिया सरदार थे। मेवाड़ में कौन से सरदार थे? सिसोदिया सरदार थे। मेवाड़ में जो सिसोदिया सरदार थे ये क्या करते? सिसोदिया सरदार को क्या कर देते? हटाने लगते हैं। और जो मारवाड़ के जो सरदार थे उनको क्या करते हैं? उनकी जगह पर नियुक्त करने लगते हैं। समझिएगा, जो रणमल है इनका क्या होता है? मेवाड़ में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप बढ़ जाता है। और ये क्या करते हैं? जो मेवाड़ के जो सिसोदिया सरदार थे उनको क्या करते हैं? अपने पद से हटाने लगते हैं। और क्या करते हैं? मारवाड़ के जो राव जो थे उनको क्या करने, या जो यूं कह सकते हैं जो राठौड़ थे, राठौड़ों को क्या करते हैं? मेवाड़ का सरदार बनाने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एक सिसोदिया सरदार थे जिसका नाम था राघव देव, यानी ये राव चुंडा के या राणा चुंडा के क्या थे? भाई थे, राघव देव। राघव देव क्या करते हैं? अपने पद से हटने के लिए क्या कर देते हैं? इनकार कर देते हैं। और ऐसे में क्या करता है? रणमल क्या करता है? इस राघव देव की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। राघव देव की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। इस प्रकार से ये पूरे राज्य में इस तरह की बात फैल जाती है कि रणमल ने क्या की? राघव देव की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। तो जितने भी जो सिसोदिया सरदार थे ये सब एकत्रित होकर किसके पास जाते हैं? राणा चुंडा के पास चले जाते हैं, जिनको भी क्या किया था? पहले राज्य से क्या किया था? हंसाबाई ने क्या कर दिया था? निष्कासित करवा दिया था। सारे के सारे सिसोदिया सरदार कहां जाते हैं? राव चुंडा के, माफ कीजिएगा, राणा चुंडा के पास जाते हैं। राणा चुंडा कहां आते हैं? अब वापिस मेवाड़ आते हैं। समझिएगा, राणा चुंडा कहां आते हैं? मेवाड़ आते हैं। और ये किससे मिलते हैं? कुंभा से मिलते हैं। अब देखो राणा कुंभा भी हो चुके थे, बड़े हो चुके थे, समझदार हो चुके थे। अब क्या होता है? राणा चुंडा जो है राणा कुंभा को समझाता है कि रणमल का जो इतना जो हस्तक्षेप है ये राज्य के लिए अच्छी बात नहीं है। आप रणमल को समझिए और बताइए कि आप बड़े हो चुके हैं, रणमल पुनः अपने राज्य लौट जाए, नहीं मारवाड़ लौट जाए। उस वक्त मारवाड़ की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मंडोर थी। मारवाड़ की राजधानी क्या थी उस दौरान? मंडोर। समझिएगा, मारवाड़ की राजधानी कौन सी थी? मंडोर। तो अब क्या होता है? राणा चुंडा जो है राणा कुंभा को समझाते हैं कि रणमल को कहिए कि अब वो अपने राज्य मारवाड़ लौट जाए और मेवाड़ में अपना हस्तक्षेप ना करे। कुंभा भी इस बात से सहमत हो जाते हैं और ये रणमल के पास जाते हैं, लेकिन रणमल इनकी बात पे कोई ध्यान नहीं देता है। अब ये इनसे परेशान हो जाते हैं। अब आगे की कहानी देखिएगा। जो रणमल है, रणमल इस भारमली से प्रेम करता था। रणमल जो है भारमली से प्रेम करता था, लेकिन जो भारमली है ये राणा कुंभा से प्रेम करती थी। रणमल भारमली से प्रेम करता था और भारमली किससे प्रेम करती थी? राणा कुंभा से प्रेम करती थी। तो क्या होता है? राणा कुंभा क्या करता है? भारमली को कहता है कि तू रणमल को क्या दे दे? जहर दे दे। क्या देने के लिए कहता है? जहर देने के लिए कहता है। एक कहानी तो ये मिलती है। एक कहानी ये मिलती है कि जो सिसोदिया सरदार थे वो क्या करते हैं? एक दिन रणमल को क्या करता है? रात्रि के समय क्या करते हैं?
जो खाट होती है उसके ऊपर क्या कर देते हैं, बांध देते हैं, और बांध कर क्या करते हैं, तलवारों से क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं। दो तरह की कहानी मिलती है, एक तो मिलती है कि भारमली ने क्या दे दिया, इसको जहर दे दिया। दूसरी कहानी ये मिलती है कि जो सिसोदिया सरदार है ये रात्रि के समय क्या करता है, रणबल को क्या कर देते हैं, एक खाट पर बांध देते हैं और क्या करते हैं, तलवारों से उसके ऊपर वार करके उसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान जब रणमल की हत्या हुई थी उस दौरान इनका जो पुत्र था राव जोधा, उस दौरान क्या होता है, राव जोधा भी कहां मौजूद थे, मेवाड़ में ही मौजूद थे, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही मौजूद थे। तो जब रणमल की हत्या की जा रही थी तो जो मारवाड़ के जो राठौड़ सरदार थे, राठौड़ सरदार क्या करते हैं, राजस्थानी भाषा में या मारवाड़ी भाषा में क्या करते हैं, राव जोधा को आवाज लगाते हैं कि भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जाए। क्या कहते हैं, भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जाए, यानी तू अगर यहां से भगना चाहे तो भग जा, क्योंकि रणमल के बाद तेरी भी हत्या कर दी जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जो राव जोधा है ये मेवाड़ से डरकर भागता है और क्या करता है, ये काहुनी गांव बीकानेर में चला जाता है। कहां चला जाता है, काहुनी गांव है वहां चला जाता है, यानी बीकानेर चला जाता है। जो राणा चुंडा है इनका पीछा करते और पीछा करते हुए ये कहां चले जाते हैं, मंडोर पहुंचते हैं। मंडोर क्या थी, मारवाड़ की राजधानी थी, और ये राणा चुंडा क्या करते हैं, मंडोर के क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, शासक बन जाते हैं। देखिएगा अब आगे क्या होता है, ये 6 या 7 महीने तक जो राणा चुंडा है ये मंडोर के शासक रहते हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, पुणे जो राव चुंडा है, ये माफ कीजिएगा राव जोधा है, राव जोधा को ये पुणे ये शासन सौंप देते हैं। 6 महीने तक शासन करने के बाद जो राणा चुंडा है ये पुणे का आ जाते हैं, मेवाड़ आ जाते हैं, और शासन किसको सौंप देते हैं, राव जोधा को क्या कर देते हैं, शासन सौंप देते हैं। अब देखिएगा आगे की जो कहानी होती है ये क्या कहानी है, देखिएगा। ये मेवाड़ है और मेवाड़ के शासक कौन है, राणा कुंभा, और इधर है मारवाड़, मारवाड़ के शासक कौन है, राव जोधा, राव जोधा। देखिए राणा कुंभा जो है, राणा कुंभा के 2 पुत्र थे, एक का नाम था रायमल और एक का नाम था उदा, यानी उदयकरण, उदा या फिर उदयकरण। 2 पुत्र थे, एक का नाम था रायमल और एक का क्या नाम था, उदयकरण। और जो राव जोधा है इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था श्रृंगार कंवर, श्रृंगार कंवर। अब देखिएगा कि इनके बीच में विवाद था। विवाद क्या था, क्योंकि राव जोधा जो है, राव जोधा की जो पिता थे रणमल, उनकी हत्या कहां की गई थी, मेवाड़ के अंदर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसलिए हमेशा क्या करता था, मेवाड़ से क्या रखता था, द्वेष रखता था, यानी जो सिसोदिया जो सरदार है उनको क्या समझता था, अपना दुश्मन समझता था। अब देखिएगा यहां पर जो राणा कुंभा है इसकी दादी का क्या नाम है, हंसा देवी, और हंसा देवी जो है राव जोधा के क्या लगती है, बुआ लगती है। क्या लगती है, बुआ, क्योंकि ये इनके पिता की क्या थी, बहन थी। हंसा देवी जो है ये राव जोधा के पिता कौन थे, रणमल, रणमल की बहन थी हंसा देवी। इसलिए जो हंसा देवी है उसका संबंध राव जोधा के साथ क्या हो जाएगा, बुआ हो जाएगा। अब क्या होता था, कभी तो मेवाड़ की सेना मारवाड़ पर आक्रमण करती थी, या कभी मारवाड़ की सेना क्या करती थी, मेवाड़ पर आक्रमण करती थी। कि आप देख सकते हो दोनों के जो रिश्ते थे किस प्रकार के रिश्ते थे। हंसा देवी कहां पर है, मेवाड़ पर है, मेवाड़ की क्या है, राजमाता है। हंसा देवी मेवाड़ की राजमाता है और राव जोधा मारवाड़ के शासक है। और हंसा देवी का इसके साथ क्या संबंध है, बुआ, यानी बहुत ही निकट संबंध है। लेकिन इनके बीच में क्या था, सीमा विवाद था। क्या था, सीमा विवाद। कभी मेवाड़ की सेना मारवाड़ पर आक्रमण करती थी तो कभी मारवाड़ की सेना किस पर आक्रमण करती थी, मेवाड़ पर आक्रमण करती थी। इस तरह से बार बार आक्रमण हो रहे थे। जब आक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहे थे तो फिर क्या हुआ, हंसा देवी ने इन दोनों के बीच में मध्यस्थता करवाने की कोशिश की। दोनों को एक साथ बुलाया गया और एक स्थान पड़ता है पाली में जिसका नाम है सोजत। पाली में एक स्थान पड़ता है सोजत। इस तरफ क्या था, एक बम्बुल का पेड़ था। किसका पेड़ था, बम्बुल का। और इस तरफ क्या था, एक आंवले का पेड़ था या आंवले का वृक्ष था। आंवले का क्या था, वृक्ष था। तो क्या होता है, हंसा देवी राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में क्या होती है, इनके बीच में मध्यस्थता करवाती है और इनके बीच में एक संधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, आवल बावल की संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि के नाम से जानते हैं, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि के नाम से जानते हैं। ये कब हुई थी, ये हुई थी 1453 में। आवल बावल की संधि कब हुई थी, 1453 में। किन के मध्य हुई थी, ध्यान रखिएगा,
आवल बावल की संधि कह सकते हैं, या मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कह सकते हैं। मेवाड़ मारवाड़ संधि या आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि का मतलब क्या था कि ये आंवले का पेड़ है और ये किसका पेड़ है, बबूल का पेड़ है। यानी जो आंवले का पेड़ है इसके इस तरफ जो सीमा होगी किसकी होगी, मेवाड़ की सीमा होगी, और बबूल के इस तरफ, यानी बबूल का जो पेड़ है, बबूल के पेड़ के इस तरफ जो सीमा होगी वो किसकी होगी, मारवाड़ की सीमा होगी। किनके बीच में हुई थी संधि, ये राणा कुंभा और राव जोधा के बीच में संधि हुई थी। किसकी मध्यस्थता से हुई थी, हंसा देवी की मध्यस्थता से हुई थी। और इसका जो उद्देश्य क्या था, सीमा निर्धारण था। कब हुई थी, 1453 में। कब हुई थी, 1453 में ये संधि हुई थी। किसकी मध्यस्थता से, हंसा देवी की। और इसको हम क्या कहते हैं, मेवाड़ मारवाड़ संधि भी कहते हैं। तो ये संधि होती है। और इस संधि की एक शर्त और भी होती है, इसकी जो पुत्री थी आवल बावल संधि के तहत, देखिएगा इसकी जो पुत्री थी इसका क्या नाम था, श्रृंगार कंवर। इस श्रृंगार कंवर का विवाह जो है, जो राव या राणा कुंभा जो है इनके पुत्र थे, जिसका नाम था रणमल, रायमल। राणा कुंभा के पुत्र थे जिसका क्या नाम था, रायमल। रायमल के साथ किसका विवाह करवाया जाता है, श्रृंगार कंवर का विवाह किसके साथ करवाया जाता है, रायमल के साथ इसका विवाह करवाया जाता है। तो अगर संधि की अगर हम बात करें मुख्य रूप से कि जो संधि के अंदर क्या क्या था वो हम देखते हैं। संधि का नाम क्या हो जाएगा, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि कब हुई थी, ये 1453 में हुई थी। किनके मध्य हुई थी, कुंभा व जोधा के मध्य। मध्यस्थता किसने कराई थी, मध्यस्थता जो कराई थी किसने कराई थी, हंसा देवी ने करवाई थी। इसमें देखो क्या हुआ था, और रायमल का विवाह, रायमल का विवाह किसके साथ कराया जाता है, श्रृंगार कंवर के साथ करवाया जाता है। श्रृंगार कंवर के साथ किसका विवाह कराया जाता है, रायमल का विवाह करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आवल बावल की संधि हो गई। अब देखते हैं कि जो राणा जो कुंभा जो है इनके जो प्रमुख सैनिक अभियान थे वो कौन कौन से थे, उसको लेकर हम बात करते हैं। अब हम देखते हैं राणा कुंभा के जो प्रमुख सैनिक अभियान थे उसको लेकर हम बात करते हैं। राणा कुंभा के जो प्रमुख सैनिक अभियान थे वो कौन कौन से थे, देखिएगा। राणा कुंभा के जो प्रमुख सैनिक अभियान थे उनमें था एक तो आबू विजय, आबू विजय, एक नागौर विजय, एक गुजरात विजय, और एक है मांडू विजय। मांडू या जिसे हम कहते हैं मालवा विजय, मांडू विजय या मालवा विजय। तो एक एक को लेकर हम पढ़ते, देखिएगा। आबू का जो शासक था जिसका नाम था शेषमल देवड़ा, शेषमल देवड़ा। आबू का जो शासक था जिसका क्या नाम था, शेषमल देवड़ा। अब आबू पर आक्रमण करने का जो कारण था वो क्या कारण था उसको हम देखते हैं। देखिएगा, इस प्रकार से एक राज्य है जिसका नाम है मेवाड़। क्या नाम है, मेवाड़। मेवाड़ के निकट ही पड़ता था आबू। शेषमल ने क्या किया था, देखिएगा, शेषमल ने क्या किया था कि मेवाड़ के जो कुछ क्षेत्र थे इस पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। और एक कारण तो यह गया, दूसरा क्या था कि जितने भी जो आक्रमण मेवाड़ पर जितने भी जो आक्रमण होते थे सारे के सारे आक्रमण क्या होते थे, इसी दिशा से होते थे। यानी जितने भी जो आक्रमण मेवाड़ पर होते थे सारे के सारे किस दिशा से थे, होते थे इसी दिशा से। होता क्या था कि जब भी कोई भी शासक आबू पर आक्रमण करता था तो ये शेषमल क्या करता था, अधीनता स्वीकार कर लेता था और उस आक्रमण को क्या करता था, आगे भेज देता था। यानी उन जितने भी इसकी शेषमल देवड़ा की जो कायरता का सामना किसको करना पड़ता था, मेवाड़ की सेना को करना पड़ता था। तो दो कारण हो गए, एक तो क्या था कि इसने मेवाड़ के कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था, और बाकी जितने भी जो आक्रमण थे वो क्या करते थे, ये इसी दिशा से होते थे। यानी ये एक कमजोर दीवार की तरह काम करता था। इसलिए क्या करते हैं, जो राणा कुंभा है नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा, किसके नेतृत्व में, नाहर सिंह डोडिया, नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में क्या करते हैं, आबू पर आक्रमण करते हैं और इसमें क्या करते हैं, शेषमल देवड़ा को हरा देते हैं और आबू पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो यह कहलाती है आबू विजय। किसके नेतृत्व में सेना भेजी जाती है, नाहर सिंह डोडिया के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और क्या कर लेते हैं, वो आबू पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं।
अब आगे देखिएगा नागौर विजय। आबू विजय के बाद आते हैं नागौर विजय। देखो नागौर में इस प्रकार का एक क्षेत्र है नागौर, जिसका एक शासक था जिसका नाम था फिरोज खां। नागौर का जो शासक था जिसका क्या नाम था? फिरोज खां। फिरोज खां के दो पुत्र थे, एक का नाम था शम्स खां और एक का नाम था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां। फिरोज खां की मृत्यु के बाद जो शासक बनता है कौन बनता है? शम्स खां बनता है। फिरोज खां की मृत्यु के बाद जो नागौर का जो शासक बनता है कौन बनता है? शम्स खां। लेकिन क्या करता है ये जो मुजाहिद खां है, ये क्या करता है? शम्स खां को क्या कर देता है? वहां से भगा देता है और स्वयं क्या करता है? नागौर का शासक बन जाता है। अब क्या होता है? शम्स खां किसके पास जाता है? राणा कुंभा के पास जाता है। शम्स खां किसके पास जाता है? राणा कुंभा के पास जाता है मदद मांगने के लिए और कहता है कि अगर आप नागौर का राजा बनने में अगर मेरी मदद करेंगे तो मैं आजीवन आपकी अधीनता स्वीकार कर लूंगा और मैं आपको समय पर क्या दूंगा? कर भी दूंगा, टैक्स भी दूंगा। तो राणा कुंभा क्या करते हैं? नागौर पर आक्रमण करते हैं और इसमें क्या होता है? मुजाहिद खां मारा जाता है और शम्स खां को क्या करते हैं? नागौर का राजा बना देते हैं। और यहां पर कुछ शर्तें रखी जाती है राणा कुंभा के द्वारा कि शम्स खां कभी भी नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं करवाएगा, गायों की हत्या नहीं की जाएगी और हिंदू से कभी कर नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार से तीन शर्तें रखी जाती है। समय एक तो क्या है? हिंदू से कभी कर नहीं लिया जाएगा, नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं कराया जाएगा, गायों की हत्या नहीं की जाएगी और समय समय पर राणा कुंभा को कर दिया जाएगा। कुछ समय तक तो क्या करता है? शम्स खां इन शर्तों का पालन करता है, लेकिन बाद में ये शर्तें तोड़ना प्रारंभ कर देता है, यानी नागौर दुर्ग का पुनर्निर्माण शुरू कर देता है, हिंदू से कर लिया जाने लगता है, गायों की हत्या की जाने लगती है और राणा कुंभा को भी क्या कर देता है? कर देने से मना कर देता है। अब क्या होता है कि राणा कुंभा के सैनिक शम्स खां के पास आते हैं और जब कर की बात करते हैं तो ये कहता है कि राणा कुंभा कौन है? मैं तो जानता ही नहीं हूं। इस तरह की बात करते हैं तो फिर क्या होता है? राणा कुंभा क्या करते हैं? फिर से क्या करते हैं? नागौर पर क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। नागौर पर जब ये आक्रमण करते हैं तो ये क्या करता है? शम्स खां यहां से भाग जाता है। किसके पास आ जाता है? गुजरात के एक शासक थे जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन शाह। ये भागकर किसकी शरण में चला जाता है? कुतुबुद्दीन शाह की शरण में चला जाता है और ये भागकर कहां चला जाता है? कुतुबुद्दीन शाह की शरण में चला जाता है। इस प्रकार से ये कौन सी विजय हो जाती है? नागौर विजय हो जाती है। अगली हम बात करते हैं गुजरात विजय के बारे में। देखो गुजरात विजय के बारे में हम बात करते हैं, क्या होता है? अब क्या होता है? ये जो शम्स खां है किसके पास चला गया? कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। कुतुबुद्दीन शाह कौन है? गुजरात का शासक है। अब क्या होगा? कुंभा किस पर आक्रमण करते हैं? गुजरात पर आक्रमण करते हैं। अब क्या होता है कि जब कुतुबुद्दीन शाह के पास जब शम्स खां पहुंचता है तो शम्स खां कहता है कि अगर मेरे पास अगर 50,000 सैनिक अगर और होते तो मैं कुंभा को नागौर में धूल चटा देता। इस प्रकार से ये क्या करता है? इसको उकसाता है, कुतुबुद्दीन शाह को उकसाता है। कुतुबुद्दीन शाह के पास लगभग 1.5 लाख सेना थी और ये कुतुबुद्दीन शाह को उकसाता है और क्या करता है? कुंभा के साथ क्या करता है? युद्ध लड़ने के लिए आता है। तो यहां युद्ध होता है किसके बीच में? एक तो कुंभा और इधर कौन है? एक तो कुतुबुद्दीन शाह और दूसरा कौन है? शम्स खां। इनके बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में जो है ये शम्स खां मारा जाता है। इस युद्ध में शम्स खां मारा जाता है और कुतुबुद्दीन शाह की क्या होती है? बहुत बुरी तरीके से क्या होती है? हार होती है और ये डरकर वापस कहां भाग जाता है? गुजरात भाग जाता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाती है? गुजरात विजय होती है। राणा कुंभा की यहां पर क्या होती है? विजय होती है। इसके बाद अब क्या होता है? अगली जो अपन बात करते हैं मांडू विजय को लेकर। देखो मांडू पर आक्रमण के क्या कारण थे? देखिएगा मांडू विजय की बात करते हैं। मांडू का जो शासक था वो था महमूद खिलजी फर्स्ट। महमूद खिलजी प्रथम। देखिएगा इस महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर 5 बार आक्रमण किए। 5 बार इनको क्या हुआ था? हार का सामना करना पड़ा। महमूद खिलजी ने मेवाड़ पर कितनी बार आक्रमण किए थे? 5 बार आक्रमण किए थे। 5 बार इसको क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा। एक बार क्या था? इसने आबू पर आक्रमण किया। आबू पर आक्रमण किया। आबू पर एक स्थान पड़ता है भंवराथल। एक स्थान पड़ता है भंवराथल। तो यहां पर क्या होता है कि आबू पर जब ये
महमूद खिलजी की सेना क्या करती है, आक्रमण करती है। तो एक सैनिक क्या करता है, भाला फेंकता है, और एक जो नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ पर जो मधुमक्खी का छत्ता था, तो ये भाला क्या करता है, उस मधुमक्खी के छत्ते में जाकर घुस जाता है, और जो मधुमक्खी जो है इसकी सेना का क्या करती है, पीछा करती है। तो ये भी किस्सा मिलता है कि महमूद खिलजी की जो सेना का पीछा किया था मधुमक्खी ने, कौन से स्थान पर, बमराथल नामक स्थान पर। अब क्या होता है कि एक बार क्या करता है, ये क्या करता है कि जो इनकी जो कुल देवी है, कुल देवी जिनका मंदिर केलोड़ा में मंदिर बना हुआ है, ये क्या करता है, कुल देवी के मंदिर को तोड़ देता है और उनकी जो मूर्तियां थी उन मूर्तियों के टुकड़े करके क्या कर देता है, कसाईयों को दे देता है। किसको दे देता है, कसाईयों को दे देता है। इससे क्या होता है कि जो राणा कुंभा है बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और क्या करते हैं, ये मांडू पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। यहां जो युद्ध होता है जिसे हम बोलते हैं सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, ये कब हुआ था, 1437 में। सारंगपुर का युद्ध होता है कब होता है, 1437 में। किसके बीच में होता है ये, कुंभा और MK फर्स्ट यानी महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य ये युद्ध होता है। और इसके अंदर क्या होता है, महमूद खिलजी की क्या होती है, हार हो जाती है। देखो युद्ध के जो कारण थे, कौन कौन से कारण थे, एक तो क्या कि जो राणा मोकल का जो हत्यारा था मेपा पंवार, वो भागकर कहां आ गया था, इस महमूद खिलजी के पास आ गया था। जब महमूद खिलजी को कहा गया कि मेपा पंवार को लौटा दिया जाए, तो इसने लौटाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। दूसरा क्या करता है कि ये बार बार क्या कर रहा था, मेवाड़ पर क्या कर रहा था, आक्रमण कर रहा था। तो इस दौरान क्या होता है, सारंगपुर का युद्ध होता है। कब होता है, 1437 में। सारंगपुर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारंगपुर का युद्ध राणा कुंभा और महमूद खिलजी फर्स्ट के मध्य होता है। कब होता है, 1437 में। इस दौरान क्या होता है, इसकी क्या हो जाती है, हार हो जाती है। महमूद खिलजी की क्या होती है, हार हो जाती है, और इसको क्या बना लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, बंदी बनाकर इसको कहां लेकर आ जाते हैं, मेवाड़ लेकर आ जाते हैं। कहां लेकर आ जाते हैं, मेवाड़ लेकर आ जाते हैं। लगभग 6 महीने तक बंदी बनाने के बाद जब इसको वापस पुनः रिहा कर दिया जाता है, इस बात से यह सिद्ध होता है कि जो राणा कुंभा है बहुत ही दयालु व्यक्ति थे, जिन्होंने दुश्मन की हत्या करने की बजाय उनको क्या कर दिया, जीवन दान देकर उसको क्या कर दिया, रिहा कर दिया। अब क्या होता है, जब इस महमूद खिलजी को यहां से रिहा कर दिया जाता है, तो ये किसके पास जाता है, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है। किसके पास जाता है, कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है। और कुतुबुद्दीन शाह और MK फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, MK फर्स्ट यानी महमूद खिलजी फर्स्ट और कुतुबुद्दीन शाह, ये दोनों क्या करते हैं, एक संधि करते हैं। और संधि का जो उद्देश्य होता है, संधि का उद्देश्य क्या होता है, राणा कुंभा को हराना। तो इन्होंने जो एक संधि की थी, उन संधि को हम इतिहास में चांपानेर की संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि, चांपानेर की संधि। चांपानेर की संधि कब हुई थी, ये 1456 में। कब हुई थी, 1456 में। किनके मध्य होती है चांपानेर की संधि, किनके मध्य हुई थी, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य संधि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, चांपानेर की संधि कहते हैं। कब हुई थी ये, 1456 में। याद रखिएगा, चांपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में। एक हुई थी आंवल बावल की संधि 1453, और एक चांपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में हुई थी। किन के मध्य हुई थी ये, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। इसका जो संधि का जो उद्देश्य था, संधि का उद्देश्य क्या था, राणा कुंभा को हराना। अब क्या होता है, इस संधि के तहत क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। और एक मेवाड़ यानी एक स्थान है जिसका नाम है बदनौर, बदनौर भीलवाड़ा, बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर 1457 में, बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर 1457 में क्या होता है, युद्ध होता है। किनके मध्य, राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन शाह, जो कि चांपानेर संधि के तहत एक हुए थे। 1457 में बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर क्या होता है, युद्ध होता है, जिसके अंदर महमूद खिलजी और कुतुबुद्दीन शाह की क्या हो जाती है, बहुत बुरी तरह से क्या हो जाती है, हार होती है। और इसी की यहां जो जीत होती है, किसकी जीत होती है, कुंभा की जीत होती है। कौन हार जाते हैं, कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी क्या हो जाते हैं, यहां बुरी तरह से पराजित हो जाते हैं, और कुंभा की क्या हो जाती है, विजय होती है। इसी विजय की स्मृति में जो राणा कुंभा है, बदनौर में एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेराट का दुर्ग कहते हैं, बेराट दुर्ग। बेराट दुर्ग इसी यानी चांपानेर संधि के तहत कुतुबुद्दीन शाह और महमूद खिलजी एक हुए थे। संधि कब हुई थी, 1456 में। और ये आक्रमण करते 1457 में, एक वर्ष बाद क्या करते हैं, राणा कुंभा पर आक्रमण करते हैं, और बदनौर भीलवाड़ा नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा जाता है, जिसके अंदर राणा कुंभा की क्या होती है, विजय होती है। इस
विजय की स्मृति में जो राणा कुंभा है बदनौर के अंदर एक दुर्ग का निर्माण कराते हैं जिसका क्या नाम है, बेराट दुर्ग। और यहीं पर क्या करते हैं, राणा कुंभा एक मंदिर का निर्माण कराते हैं जिसका नाम है कुशाल माता का मंदिर। कुशाल माता का मंदिर। तो बदनौर में क्या करते हैं राणा कुंभा, एक तो कुशाल माता का मंदिर बनवाते हैं और एक दुर्ग का निर्माण करवाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, बेराट दुर्ग कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से ये तो क्या हो गया, राणा कुंभा के क्या हो गए, प्रमुख सैनिक अभियान हो गए। अब हम देखेंगे कि राणा कुंभा की जो साहित्यिक उपलब्धियां क्या है या स्थापत्य कला जो उपलब्धियां है ये किस प्रकार की उपलब्धियां, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। देखो बात करते हैं कुंभा की स्थापत्य कला को लेकर। स्थापत्य कला में भी देखो कुंभा जो है बहुत निपुण थे, इसलिए इनको राजस्थान की स्थापत्य कला के क्या कहा जाता है, जनक। तो लिख लीजिएगा, राजस्थान की स्थापत्य कला का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान की जो स्थापत्य कला का जनक किसको कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है। इनकी जो देखो प्रमुख उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, राणा कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था, राणा कुंभा ने। क्यों करवाया था, हम ने भी देखा था, एक युद्ध हुआ था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, 1437 में। इस युद्ध की स्मृति में किसके बीच में हुआ था, ये एमके फर्स्ट और कुंभा के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था, एमके फर्स्ट यानी महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के बीच में कब हुआ था, 1437 में क्या होता है, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में या इस युद्ध के विजय के संदर्भ में या इस युद्ध की जीत की खुशी में राणा कुंभा ने क्या बनाया था, विजय स्तंभ बनाया था। इस विजय स्तंभ के यानी सारंगपुर युद्ध के बाद क्या होता है, राणा कुंभा की जो है कीर्ति ये दूर दूर तक फैल गई थी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कीर्ति स्तंभ। विजय स्तंभ का दूसरा नाम क्या है, कीर्ति स्तंभ, क्योंकि ये भगवान विष्णु को समर्पित है। क्योंकि जो राणा कुंभा है ये भगवान विष्णु की क्या करते थे, पूजा करते थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विष्णु ध्वज या विष्णु स्तंभ भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, देखो मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। मूर्तियों का क्या कहा जाता है, इनको अजायब घर। अगर हम बात करें विजय स्तंभ की तो ये इस प्रकार की एक इमारत है, 9 मंजिला इमारत है। विजय स्तंभ जो है ये क्या है, 9 मंजिला क्या है, इमारत है। इस प्रकार से जो 30 फीट क्या है, चौड़ा है और 122 फीट क्या है, ऊंची इमारत है। 122 फीट ऊंची और 30 फीट चौड़ी इमारत है। 122 फीट तो क्या है इसकी ऊंचाई और 30 फीट क्या चौड़ाई। इसके अंदर इस प्रकार से 9 मंजिला इमारत है। इस प्रकार से ये इस प्रकार की एक इमारत बनी हुई है, 9 मंजिला इमारत बनी हुई है। ठीक है, इसमें क्या है, इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, इस प्रकार से मूर्तियां लगी हुई है। इस तरह से, इस तरह से चारों तरफ क्या है, मूर्तियां लगी हुई है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर या मूर्तियों का अजायब घर भी, या फिर कहते हैं भारतीय मूर्ति कला का क्या कहते हैं, विश्व कोश कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो 8वीं मंजिल है इस पर किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। 8वीं मंजिल पर किसी प्रकार की मूर्ति नहीं है। ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, 122 फीट। चौड़ाई कितनी है इसकी, 30 फीट। और इसके जो शिल्पकार है या वास्तुकार है, वास्तुकार कौन है, जेता, नापा, पूंजा और पोमा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजय स्तंभ के जो वास्तुकार है कौन कौन है, जेता, नापा, पूंजा और पोमा। ये क्या है, इसके कुंभा के क्या या विजय स्तंभ के क्या है, वास्तुकार है। 9 मंजिला इमारत है जिसमें इसके चारों तरफ क्या लगी हुई है, मूर्तियां लगी हुई, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, मूर्तियों का अजायब घर या भारतीय मूर्ति कला का क्या कहा जाता है, विश्व कोश कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 122 फीट। चौड़ाई कितनी है, 30 फीट। देखिएगा, ये जो 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल पर आगे एक शासक होंगे स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के शासन काल में क्या हुआ था, 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई थी, बिजली गिर गई थी। स्वरूप सिंह के शासन काल में 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई थी, बिजली गिर गई थी। इसलिए कहा जाता है कि इस 9वीं मंजिल का जो निर्माण है वो वापिस निर्माण किसने करवाया था, स्वरूप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था, 9वीं मंजिल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, स्वरूप सिंह ने करवाया था। अब देखो इसके ऊपर यहां पर एक प्रशस्ति लगी हुई है। एक जानकारी और रखिएगा कि ये जो तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल पर 9 बार, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में, तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। जो तीसरी जो मंजिल है इस पर 9 बार क्या लिखा हुआ है, अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है, अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। तो ये विजय स्तंभ को लेकर प्रमुख बातें हो गई। और देखो यहां पर एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम बोलते हैं कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति या विजय स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिस पर क्या लिखा हुआ है, मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। देखो इसके जो लेखक है, इसको जो शुरू किया था किसने किया था, अत्रि भट्ट ने शुरू किया था।
इस प्रशस्ति को लिखना किसने प्रारंभ किया था? अत्रि भट्ट ने इसको लिखना प्रारंभ किया था, और लिखते लिखते इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो इस प्रशस्ति को जो पूरा किया था, इसका जो पुत्र थे, इनके पुत्र का क्या नाम था? महेश भट्ट। तो जो ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, इसके जो लेखक है कितने हैं? 2 लेखक है। कौन कौन? एक तो अत्रि भट्ट जिसने लिखना प्रारंभ किया था, और इसको जो समाप्त किया था वो किसने किया था? महेश भट्ट ने क्या किया था? इसको समाप्त किया था। ठीक है, तो ये देखो क्या क्या हो गया? विजय स्तंभ, जिसे हम क्या बोलते हैं? कीर्ति स्तंभ, या विष्णु ध्वज, या और क्या बोलते हैं? मूर्तियों का अजायब घर, या भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है? विश्व कोश कहा जाता है। इसके जो वास्तुकार थे, वास्तुकार कौन थे? जेता, नापा, पूंजा और ओमा थे। इसके ऊपर देखो एक प्रशस्ति लगी हुई है जिसे हम बोलते हैं विजय स्तंभ प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसको जो लिखने वाले जो लेखक थे कौन कौन थे? अत्रि भट्ट जिसने इसको प्रारंभ किया था, और महेश भट्ट जिसने क्या किया था? इसको समाप्त किया था, यानी पूरा किया था। अब देखो जो विजय स्तंभ है, 9 मंजिला एक इमारत है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट है। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट है। कितनी है? 30 फीट। इसके चारों तरफ क्या है? मूर्तियां लगी हुई है। जबकि जो 8वीं मंजिल है, इस पर कोई किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है। तीसरी मंजिल है जिस पर 9 बार अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अल्लाह शब्द। इसकी जो 9वीं मंजिल है, 9वीं मंजिल पर क्या गिर गई थी? बिजली गिर गई थी। इसलिए इसके 9वीं मंजिल का जो पुनर्निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने करवाया था। और देखो इसको लेकर क्या क्या बातें अपने को जानकारी में रखनी चाहिए। एक तो देखो राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी अजमेर, अजमेर में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है राजस्थान, राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो प्रतीक चिन्ह है वो भी क्या है? विजय स्तंभ है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? विजय स्तंभ है। देखो एक वीर सावरकर जो क्रांतिकारी हुए थे, वीर सावरकर, वीर सावरकर का एक संगठन था जिसका नाम था अभिनव भारत। अभिनव भारत, वीर सावरकर का जो एक संगठन था जिसका क्या नाम था? अभिनव भारत। उसका भी जो प्रतीक चिन्ह है वो कौन है? विजय स्तंभ है। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान और वीर सावरकर का जो एक संगठन था जिसका क्या नाम था? अभिनव भारत, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ को लेकर एक बात और याद रखिएगा कि सन 1949 में ये राजस्थान की एकमात्र और पहली इमारत है जिस पर सन 1949 में भारत सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। डाक टिकट। तो राजस्थान की जो विजय स्तंभ है, राजस्थान का जो विजय स्तंभ है, ये पहली इमारत है जिस पर 1949 में क्या जारी किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। अब देखो इसको लेकर और जो बातें अपने को ध्यान में रखना है वो क्या है? एक राजस्थान के जो इतिहासकार हुए, जिसे हम राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं, जिसका नाम है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इसकी जो तुलना की है वो किससे की है? कुतुब मीनार से की है। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से की। लिखते रहिए आप ये सारे फैक्ट। कर्नल जेम्स टोड ने विजय स्तंभ की तुलना किससे की है? कुतुब मीनार से। एक और होते फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन ने इसकी जो तुलना की है किससे की है? रोम के टार्जन टावर से की है। फर्ग्यूसन ने जो विजय स्तंभ है इसकी तुलना किससे की है? रोम के टार्जन टावर से की है। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने जो इनकी तुलना की है किससे की है? कुतुब मीनार से की है। अब देखिए कुंभा ने जो प्रमुख किले कौन से बनाए थे वो हम बात करते हैं। देखो एक इतिहासकार हुए कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास ने लिखा है कि अपना जो ग्रंथ है वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग है, 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों का जो निर्माता है किसको माना है? राणा कुंभा को माना है। कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में, कवि राजा श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ में मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माता किसको माना है? राणा कुंभा को माना है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस इतिहासकार ने कहा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो राणा कुंभा है। तो किसने कहा था? कवि राजा श्यामल दास ने कहा था। किसमें कहा था? अपने ग्रंथ वीर विनोद में ये बात कही थी। देखिएगा कौन कौन से दुर्ग इन्होंने बनाए थे। सबसे पहला जो इनका जो प्रमुख दुर्ग था कौन सा था? कुंभलगढ़ दुर्ग। कहां पर बना हुआ ये? राजसमंद में। इस दुर्ग को हम क्या कहते हैं? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। इस दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का क्या कहते हैं? प्रहरी भी कहते हैं। देखो दुर्गों के बारे में हम विस्तार से अलग से हम एक श्रृंखला लेकर आएंगे, उसके बारे में और विस्तार से हम बात करेंगे। अभी एक सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं अपन। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? ये राजसमंद में, जिसे हम क्या कहते हैं? राजसमंद में है। इसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ मारवाड़ सीमा का क्या कहा जाता है? प्रहरी भी कहा जाता है। इसका जो वास्तुकार था, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार था कौन था? मंडन था।
ये प्रमुख वास्तुकार थे राणा कुंभा के। इसका जो देखो जो सबसे ऊंचा जो महल है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सबसे ऊंचा जो महल है उसका क्या नाम है, कटारगढ़। ये कटारगढ़ जो है ये राणा कुंभा का क्या था, आवास स्थल था, यानी निजी आवास स्थल था, जिसमें राणा कुंभा क्या करते थे, निवास करते थे कटारगढ़ दुर्ग में। इस कटारगढ़ दुर्ग को हम क्या बोलते हैं, या कटारगढ़ को क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ की आंख भी इसे कहा जाता है। देखो एक दुर्ग और इन्होंने बनवाया था, अचलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया था, बसंती दुर्ग का निर्माण करवाया था, एक बड़ा बनाया था मचान दुर्ग। ये तीनों दुर्ग कौन कौन से, अचलगढ़, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग। ये कहां पर है, सिरोही में है। कहां पर है ये, सिरोही में। अचलगढ़, बसंती दुर्ग और मचान दुर्ग कहां पर, ये सिरोही में। मचान दुर्ग जो बनाया था, इसका जो उद्देश्य क्या था, जो मेर जाति है, मेर जाति पर नियंत्रण रखने के लिए किस दुर्ग का निर्माण कराया था, मचान दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला आता है बोमट दुर्ग। बोमट दुर्ग किस पर नियंत्रण करने के लिए, बिलों पर नियंत्रण करने के लिए किसका निर्माण कराया था, बोमट दुर्ग का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने क्या किया था, देखो चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ व कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कुंभ स्वामी। कुंभ स्वामी का मतलब देखो मैंने बताया था, ये किसकी पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, यानी विष्णु को स्वामी मानते थे, इसलिए कुंभ स्वामी, यानी कुंभा के स्वामी कौन हो गए, विष्णु हो गए। यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग में इन्होंने कुंभ स्वामी यानी विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया। और इन्होंने क्या करवाया, देखो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके अंदर श्रृंगार चौरी का निर्माण कराया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो श्रृंगार चौरी है इसका निर्माण किसने कराया था, राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में श्रृंगार चौरी का जो निर्माण करवाया वो किसने कराया था, राणा कुंभा ने करवाया था। देखो एक जैन कीर्ति स्तंभ भी है, 7 मंजिला जैन कीर्ति स्तंभ है, जिसे हम आदिनाथ स्तंभ भी कहते हैं, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही है। इसका जो निर्माण कराया था किसने कराया था, जीजा साई ने कराया था। किसने कराया था, जीजा साई ने। जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और जैन कीर्ति स्तंभ अलग है। जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, जीजा साई ने कराया था। एक व्यापारी था, जैन व्यापारी था, जिसने जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता है। ये आदिनाथ को समर्पित है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आदिनाथ स्तंभ भी इसको कहते हैं। अब देखिएगा आगे देखते हैं, रणकपुर जैन मंदिर, इसका जो निर्माण कराया था किसने कराया था, धरणक साय ने कराया था। रणकपुर जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया था, धरणक साय ने करवाया था। धरणक साय कौन थे, राणा कुंभा के क्या थे, सेनापति थे। राणा कुंभा के सेनापति जिसका क्या नाम था, धरणक साय। धरणक साय ने जो रणकपुर के जैन मंदिर है उनका निर्माण कराया। और रणकपुर जैन मंदिर के जो शिल्पकार है या वास्तुकार है वो कौन है, देपाक। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रणकपुर जैन मंदिर के जो वास्तुकार है वो कौन है, देपाक। इसमें एक मंदिर बना हुआ है, चौमुखा मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर में जो चौमुखा मंदिर है वो सबसे प्रमुख मंदिर है। चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख मंदिर है। इसके जो वास्तुकार है वो कौन है, देपाक। और इस मंदिर में देखो टोटल 1444 स्तंभे हैं, यानी टोटल स्तंभ जो है वो कितने हैं, 1444 स्तंभ है। इसलिए इसको स्तंभों को अजायबघर कहा जाता है। स्तंभों का अजायबघर। स्तंभों का जो अजायबघर किसको कहा जाता है, रणकपुर जैन मंदिर को स्तंभों का अजायबघर। स्तंभों का जो अजायबघर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, रणकपुर जैन मंदिर को जो है स्तंभों का अजायबघर कहा जाता है, जिसका कितने स्तंभ है, कुल 1444 स्तंभ। अब हम बात करते हैं कुंभा के साहित्य के बारे में। देखो कुंभा जो है संगीत का बहुत अच्छा प्रेमी था, संगीतज्ञ था, और वो खुद क्या करता था, वीणा बजाता था। राणा कुंभा स्वयं वीणा बजाते थे, संगीत प्रेमी थे। इनके जो संगीत गुरु थे कौन थे, सारंग व्यास थे। इनके जो संगीत गुरु थे राणा कुंभा के वो कौन थे, सारंग व्यास। राणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो कौन थे, सारंग व्यास। कुंभा ने जो कुछ रचना की थी, कुछ पुस्तकें लिखी थी, कौन कौन सी लिखी थी, देखो एक तो लिखी थी सुधा प्रबंध, एक लिखा था कामराज रतिसार। कामराज रतिसार जिसके कितने भाग है, 7 भाग है। कामराज रतिसार के कितने भाग है, 7 भाग है। एक है संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और संगीत राज। कौन कौन सी 5 पुस्तकें कौन कौन सी है, सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार। कामराज रतिसार के कितने भाग है, 7 भाग है। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा और 5वीं पुस्तक कौन सी है, संगीत राज। संगीत राज के भी कितने भाग है, 5 भाग है। कौन कौन से, देखो पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रस कोश। जो संगीत राज है उसके कितने भाग है, 5 भाग है। कौन कौन से, पाठ्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। कौन से, रस रत्न कोश। उसके अलावा देखो राणा कुंभा ने कुछ टीका भी लिखी। टीका किसे कहते हैं, देखो जब कोई ग्रंथ लिखा जाता है, जब ग्रंथ का क्या करते हैं, कोई संक्षिप्त रूप लिखा जाता है,
यानी उस ग्रंथ को हम छोटे रूप में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। क्या कहते हैं, टीका। तो राणा कुंभा ने 3 टीका लिखी थी। कौन कौन सी? एक तो उसने लिखी थी रसिक प्रिया की टीका। कौन सी लिखी थी? रसिक प्रिया की टीका राणा कुंभा ने लिखी। इसकी ये प्रमुख टीका है रसिक प्रिया की टीका, जो किस पर आधारित है? जयदेव ने एक ग्रंथ लिखा था गीत गोविंद, जयदेव के गीत गोविंद पर आधारित है रसिक प्रिया की टीका। एक उन्होंने लिखी जो संगीत रत्नाकार, संगीत रत्नाकार ये ग्रंथ किसने लिखा था? सारंग देव ने लिखा था। किसने लिखा था? सारंग देव ने लिखा था। इस संगीत रत्नाकार पर भी राणा कुंभा ने टीका लिखी। तो एक तो कौन सी होगी? रसिक प्रिया की टीका किस पर लिखी थी? ये गीत गोविंद पर लिखी थी। एक संगीत रत्नाकार पर भी टीका लिखी थी। इसके लेखक कौन थे? सारंग देव। एक टीका किस पर लिखी थी? चंडी शतक पर टीका लिखी थी। किस पर लिखी थी? चंडी शतक पर भी टीका लिखी थी। चंडी शतक किसने लिखा है? बाण भट्ट ने लिखा था। इस प्रकार से ये राणा कुंभा की 3 टीका होगी। इसके अतिरिक्त राणा कुंभा ने 4 नाटक भी लिखे थे। राणा कुंभा ने 4 नाटक भी लिखे थे। अब देखते हैं इसके जो दरबारी विद्वान थे, दरबारी विद्वान कौन कौन से थे उनकी हम बात करते हैं। देखो एक दरबारी विद्वान थे इनके कान्हा व्यास। कान्हा व्यास जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में कान्हा व्यास ने लिखा है कि जो राणा कुंभा है वो वेद, महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद आदि के क्या थे? ज्ञाता थे। अगला देखो जो मंडन है, दरबारी विद्वान मंडन ने देखो कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। ये मंडन जो है इसका प्रमुख वास्तुकार था, प्रमुख जो शिल्पी था, प्रमुख जो शिल्पी था राणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी कौन थे? मंडन। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था? देखो वास्तुकार, देव मूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन। रूप मंडन किस पर लिखा गया है? मूर्ति कला को लेकर लिखा गया है, यानी मूर्ति निर्माण को लेकर लिखा गया है रूप मंडन। कोद मंडन, कोद मंडन किसको लेकर लिखा गया है? धनुष निर्माण को लेकर लिखा गया है। कोद मंडन किसको लेकर लिखा गया है? धनुष निर्माण को लेकर लिखा गया है। देखो और कौन कौन से दरबारी विद्वान थे। एक थे नाथा। नाथा कौन थे? मंडन के भाई थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका क्या नाम था? वास्तु मंजरी। नाथा कौन थे? मंडन के भाई थे। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वास्तु मंजरी। और इनके जो मंडन के एक पुत्र थे, मंडन का पुत्र कौन था? गोविंद। गोविंद कौन थे? मंडन के पुत्र। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? एक तो द्वार दीपिका, कालानिधि। कालानिधि माफ कीजिएगा, कलानिधि। कलानिधि किस पर लिखी गई है? मंदिर का जो शिखर होता है, मंदिर का जो ऊपर का जो गुंबद होता है, मंदिर के गुंबद के निर्माण को जो लेकर पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? किसने लिखी थी? गोविंद ने लिखी थी। कौन थे ये? मंडन के बेटे थे। कौन सी पुस्तक लिखी थी? कलानिधि। मंदिर का जो शिखर होता है उसके निर्माण को लेकर। एक उन्होंने लिखा था सार समुच्चय। सार समुच्चय किस पर लिखा गया? आयुर्वेद पर लिखा गया। सार समुच्चय किस पर लिखा गया? आयुर्वेद पर लिखा गया। अब देखो एक रमाबाई। रमाबाई कौन थी? कुंभा की बेटी थी और ये भी क्या थी? संगीत प्रेमी थी। इसको जो जावर प्रशस्ति है, जावर प्रशस्ति में जो वागीश्वरी की उपाधि दी गई है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वागीश्वरी की जो उपाधि है ये किसको दी गई? रमाबाई को दी गई। ये कौन थी? कुंभा की बेटी थी और ये संगीत प्रेमी थी। आगे देखिएगा सोमदेव, सोम सुंदर, जयशेखर, भुवन कीर्ति, ये सब कौन थे? जैन मुनि थे। कौन थे? जैन मुनि। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है राणा की जो उपाध्याय है, राणा कुंभा की, राणा कुंभा की उपाध्याय कौन कौन सी? देखो एक तो इनको दी गई हिंदू सुल्तान। एक महान हिंदू शासक होने के कारण, महान हिंदू शासक होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई इनको? हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई। अभिनव भारताचार्य, अभिनव भारताचार्य यानी संगीत का ज्ञाता होने के कारण इनको कौन सी उपाधि दी गई? अभिनव भारताचार्य। देखो हिंदू सुल्तान तो महान हिंदू शासक होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? हिंदू सुल्तान। संगीत का ज्ञाता होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? अभिनव भारताचार्य। और साहित्य का ज्ञाता होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? राणो रासो। साहित्य का ज्ञाता होने के कारण कौन सी उपाधि दी गई? राणो रासो। हाल गुरु, जो पहाड़ी दुर्ग है, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण राणा कुंभा को कौन सी उपाधि दी गई? हाल गुरु। और जो छापामार युद्ध पद्धति होती है, छापामार युद्ध पद्धति के में भी ये अच्छे दक्ष थे, यानी छापामार युद्ध पद्धति के स्वामी होने के कारण इसको कौन सी उपाधि दी गई? चाप गुरु। उसके अलावा इनको दान गुरु, स्थापत्य कला का राजकुमार, भारत का अजय शासक, बहुत सारी उपाधियां दी गई। कहा जाता है कि कुल मिलाकर राणा कुंभा को जो है 108 प्रकार की उपाधियां दी गई। कितने प्रकार की? 108 प्रकार की उपाधियां इनको दी गई। इनमें से प्रमुख उपाधियां आपको ध्यान रखनी है कौन कौन सी? हिंदू सुल्तान, अभिनव भारताचार्य, राणा रासो, राणो रासो, हाल गुरु, चाप गुरु। अभिनव हिंदू सुल्तान जो है ये उपाधि किस लिए दी गई? महान हिंदू शासक होने के कारण। अभिनव भारताचार्य क्या थे? संगीत में विद्वान होने के कारण। राणो रासो साहित्य में विद्वान होने के कारण। हाल गुरु यानी पहाड़ी दुर्गों का स्वामी। चाप गुरु यानी जो छापामार युद्ध पद्धति होती है उनमें दक्ष होने के कारण इनको क्या दी गई? चाप गुरु की उपाधि दी गई। इसके अलावा मैंने बताया था कि राजस्थान की जो स्थापत्य कला का जो जनक है वो भी किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को ही कहा जाता है। अब बात करते हैं, देखो राणा कुंभा का जो अंतिम समय है ये कैसे बीता।
अंतिम समय में कहा जाता है राणा कुंभा को एक रोग हो गया था, उन्माद रोग। कौन सा रोग हो गया था? उन्माद नामक रोग, यानी एक मानसिक रोग होता है। तो अंतिम समय में राणा कुंभा को कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग। एक दिन ये क्या थे, कुंभलगढ़ दुर्ग में ही क्या थे, तालाब के किनारे बैठे थे और इनका ही एक पुत्र है जिसका नाम है उदा। दो पुत्र थे इनके, एक का नाम था उदा, एक का क्या नाम था? रायमल। इनका एक पुत्र था उदा, जिसे हम उदयकरण भी कहते हैं, उदयकरण या उदा। तो एक दिन क्या था, देखो राणा कुंभा जो है इनको कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग हो गया था। कौन सा रोग हो गया था? उन्माद रोग। इसलिए इनको कुंभलगढ़ दुर्ग में बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। राणा कुंभा को अंतिम समय में उन्माद रोग हो गया था, इसलिए इनको बेड़ियों में बांध कर रखा जाता था। एक दिन ये तालाब के किनारे बैठे थे और ये उदयकरण जाकर क्या कर देता है? इनकी हत्या कर देता है। इनका जो पुत्र है उदा, ये क्या कर देता है? इनकी हत्या कर देता है। इसलिए जो उदयकरण है इसको हम क्या बोलते हैं? पितृहंता कहते हैं, यानी पिता का हत्यारा। दोस्तों इसके आगे की जो कक्षा है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर ये कक्षा आपको पसंद आई, अगर आपको लगा है कि वास्तव में इसमें कुछ ऐसी जानकारी आपको मिली है जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा की दृष्टि से ये कक्षा यदि आपको लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है, तो आप हमें बताएं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो हमें बताएं, ठीक है। और अधिक से अधिक इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। तब तक पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद।